गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे रिलेटेड थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और कुछ पीवाईक्यूज होंगे। थ्योरी और कंसेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और न्यूमेरिकल्स चूंकि थ्योरी और कंसेप्ट से ही रिलेटेड है तो हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे अच्छे से। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, पहला है वर्क। क्या होता है वर्क? आप लोगों ने देखा होगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जब आप लोगों का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, चूंकि वेक्टर में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। पहला आपका ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसा मल्टीप्लाई नहीं होता है नॉर्मली। ठीक, पहला मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्शन का भी मल्टीप्लाई होता है और मैग्नीट्यूड का भी मल्टीप्लाई होता है। उसी तरीके से जब दो वेक्टर्स का ऐड होता है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का एडिशन होता है। वेक्टर को ऐड करने के तीन मेथड्स हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड्स हैं। वेक्टर को ऐड करने के कितने मेथड्स हैं? तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहला है आपका ट्राइंगल लॉ, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस बीटा। और तीसरा है आपका पॉलीगॉन मेथड। उसी तरीके से वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड्स हो गए, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के भी दो मेथड्स हैं। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर मेथड है, जिसको यूजुअली हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और एक वेक्टर मेथड है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? इसको स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि जैसे मान करके चलिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं। ए है आपका ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। सिमिलरली बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया यहां पर, और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए वेक्टर सेम ए वेक्टर जो भी है ए क्रॉस बी। इसको डॉट प्रोडक्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जब इसका डॉट लिया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो हमेशा जो रिजल्ट निकल करके आता है वो स्केलर होता है। आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके देखा होगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ये इसका रिजल्ट है जिसमें आई जे के नहीं है क्योंकि आई डॉट आई आपका हो जाता है 1, क्योंकि आई का आई के डायरेक्शन में, आई क्या है? यूनिट वेक्टर। आई का आई के डायरेक्शन में क्या हो गया? आई का आई के डायरेक्शन में जो थीटा है वो 0 डिग्री है। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस 0। मॉड ऑफ आई क्या हो जाएगा? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस कितना होता है? 1। तो मॉड ऑफ आई इंटू कॉस 0 मीन्स आई डॉट आई 1। उसी तरीके से आई डॉट जे या जे डॉट आई डॉट के या के डॉट आई आपका हो जाता है 0, क्योंकि आई और जे के बीच में कॉस 90, आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और कॉस 90 होता है आपका क्या? 0। तो इसका जो रिजल्ट निकल करके आता है वो स्केलर होता है, स्केलर होता है। इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, साइन थीटा और एन कैप। एन कैप डायरेक्शन शो करता है किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे नट को हम टाइट करते हैं, जब नट को टाइट करते हैं या नट को जब हम लूज करते हैं, ठीक, तो हम टॉर्क लगा रहे होते हैं उसके ऊपर। तो जब नट को टाइट करते हैं तो नट जो है वो इनवर्ट जाता है, नट को जब लूज करते हैं तो नट आउटवर्ड आता है। तो ये एन कैप जो है उसी का डायरेक्शन बता रहा होता है। यूजुअली इसको डिस्कशन हम लोग करेंगे रोटेशन में, इसका अच्छे से डिस्कशन होगा रोटेशन में। यहां पर जो डिस्कशन होगा वो डॉट प्रोडक्ट का होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो हम चलते हैं वर्क के ऊपर। हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट देख लिया। अब देखिए वर्क क्या होता है। वर्क,
जैसे मान करके चलिए कि ये कोई मास m है, किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस फ्रिक्शनलेस मान लीजिए, फ्रिक्शन भी मान सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, फ्रिक्शन वाले भी सम इसमें आ सकते हैं, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा हल्का ही लेकर के चलते हैं, तो इसको फ्रिक्शनलेस मान लीजिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ऑब्लिक एक एंगल थीटा पर फोर्स लग रहा है, ऑब्लिक फोर्स लग रहा है थीटा पर, तो इसका दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। कौन कौन सा कंपोनेंट होगा? एक कंपोनेंट होगा ये f cos थीटा, एक कंपोनेंट होगा ये f sin थीटा। ठीक, इसकी वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस होकर के, मान करके चलिए यहां पे आ गई, ये सेक्शनल लाइन है, सेंटर ऑफ मास से पास होगी, बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहां से यहां पर आ गई, पोजीशन उसने ले ली s। किस फोर्स की वजह से इसने ये बॉडी डिस्प्लेस हुई है? ये किस फोर्स की वजह से? इस बॉडी को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर डिस्प्लेस करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? f sin थीटा या f cos थीटा? ऑब्वियसली f cos थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। f sin थीटा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि mg नीचे के डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस f sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो नेट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज जीरो, तो n प्लस f sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? लेकिन f cos थीटा की वजह से ये बॉडी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ डिस्प्लेस हो रही है। क्लियर हो गया? तो वर्क क्या होगा? वर्क क्या होगा? वर्क होगा वर्क क्या होगा? वर्क होगा आपका f cos थीटा इंटू s। तो अगर इसको सॉरी तो वर्क क्या होगा आपका? f cos थीटा इंटू s, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू f cos थीटा इंटू s, तो W इज इक्वल्स टू f s cos थीटा। अब अगर इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखें तो f वेक्टर डॉट s वेक्टर आ गया, ये है। इसमें f क्या है? f स्टैंड्स फॉर फोर्स। कौन सा फोर्स? जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और s डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? यहां तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? जैसे मान करके चलिए कि कोई ब्लॉक है m मास का, वो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है मास m का। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे मास पहुंच गया। क्लियर हो गया? पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर मास चला गया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसी के डायरेक्शन में है, तो हम क्या कह सकते हैं? f s cos थीटा, जो नॉर्मली जो वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स, तो एफ एस कॉस थीटा होगा। एफ एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया? एफ इनटू एस, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क। क्लियर हो गया? अब अगर मान करके चलिए ये आपका पॉजिटिव वर्क का, ये आपका पॉजिटिव वर्क का पार्ट हो गया। अब आता है आपका निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या होता है? W इज इक्वल्स टू, अब मान करके चलिए इसका भी हम आपको प्रैक्टिकली बता दें, क्योंकि विजुअलाइजेशन जितना अच्छा रहेगा फिजिक्स उतनी अच्छी होगी और आंसर उतनी तेजी से निकलेगा। जैसे मान करके चलिए मैं जो लेकर के चल रहा हूं फोर्स, मैं मान करके चल रहा हूं कि ये फोर्स F लग रहा है
और इसका एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब ये फ्रिक्शनल, अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और पोजीशन 1 से बॉडी पोजीशन 2 पर पहुंच जाती है। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के बीच की डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है s। क्लियर हो गया? अब वर्क डन, अब निगेटिव वर्क क्या होता है? जैसे मान करके चलिए कि हम वर्क डन निकालना हो अगर हमको फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन अगर हम देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स F, टेंजेंशियल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है S, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ये S का डायरेक्शन है, F का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। क्लियर हो गया? तो F cos 180 डिग्री, तो F cos 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? माइनस F इंटू एस। क्लियर हो गया? ये निगेटिव वर्क हो गया। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका जीरो वर्क। जीरो वर्क, जीरो वर्क क्या होगा? जैसे मान करके चलिए कि ये कोई ब्लॉक, ये कोई वॉल है, वॉल पे इस तरह से लेने के बजाय आप दूसरे तरह से लें। ये कोई वॉल है, वॉल पर ये मास रखा हुआ है, ठीक, चिपका हुआ है नीचे, ठीक, या ऊपर के डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई वॉल है, वॉल के ऊपर कोई मास रखा हुआ है, मास mg नीचे के डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है किसी वजह से, ठीक, और इस सेक्शन से इस सेक्शन में ए बॉल पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 मूव कर गई, पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 बॉल मूव कर गई। हमको वर्क डन निकालना है बिकॉज ऑफ mg। अब आप देखिए, तो अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, mg नीचे के डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो Wmg इज इक्वल्स टू mg इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, जो कि क्या निकल करके आता है? 0। तो ये जीरो वर्क का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गया? यहां तक चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम पार्ट 1। वर्क एनर्जी थ्योरम पार्ट 1 क्या कहता है? पहले वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं देखते हैं, पहले हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, ठीक, नहीं तो फिर ये चीज डिसकंटिन्यू होने लगेगी। पहले देखिए आप क्या है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी के कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास m v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? 1/2 m v वेक्टर डॉट v वेक्टर। v वेक्टर और v वेक्टर के बीच का सेल्फ प्रोडक्ट, v वेक्टर और v वेक्टर के बीच का सेल्फ प्रोडक्ट, तो v वेक्टर और v वेक्टर के बीच का सेल्फ प्रोडक्ट जो होगा वो mv स्क्वायर हो जाता है। तो ये यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल करके आती है? हाफ mv स्क्वायर। क्लियर हो गया? काइनेटिक एनर्जी वाला सेक्शन हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, मोमेंटम, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, अगर मास m का कोई ऑब्जेक्ट है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम होगा मास इनटू v वेलोसिटी। क्लियर हो गया? ये एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी है, v वेक्टर की क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। तो p वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ गया? ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मोमेंटम।
यूजुअली हम इसको देखें तो P इज इक्वल टू एम बी, तो V की वैल्यू कितनी निकल करके आई, P अपॉन एम। V की वैल्यू कितनी निकल करके आई, P अपॉन एम। V इज इक्वल टू P अपॉन एम को इसमें रख दें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m। V को उठा करके इसमें रख देंगे तो P स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, P स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल करके आई, P स्क्वायर बाय 2m। ठीक, अब ये चीज जो है इसमें तीन पार्ट में डिवाइड होती है, जिसके ग्राफ आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय m। पहला, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ कि 1/2 mv स्क्वायर कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट हो। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो हम क्या ये लिख सकते हैं, P स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू m। कांस्टेंट का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लिख सकते हैं, तो P स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट हो तो P स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा। क्लियर हो गया। अगर इसके बीच में हम, ठीक है, यहां पर आ गया पहला सेक्शन। दूसरा, व्हेन मास इज कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि मास हमेशा कांस्टेंट ही हो, भाई मास वेरी भी कर सकता है। कैसे, आप एक बकेट लीजिए, बकेट पर एक स्ट्रिंग बांधिए, एक रस्सी बांधिए और रस्सी बांध करके उस बकेट को खींचिए। अपने फ्रेंड से कहिए कि उस बकेट के अंदर पानी डालता जाए। ठीक, तो वो बकेट एक ओपन सिस्टम हो गया, बकेट के ऊपर, बकेट के अंदर मास ट्रांसफर लगातार हो रहा है, तो वो मास कांस्टेंट नहीं रह गया। क्लियर हो गया, मास उसका इंक्रीज कर रहा है। अब आप मास डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसमें से बकेट में से पानी निकालते जाइए, मास डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि मास हमेशा कांस्टेंट हो, मास वेरी भी कर सकता है। मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब मास कांस्टेंट हो तब क्या होगा, तो हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर मास कांस्टेंट है तो 2m भी कांस्टेंट होगा। जब 2m कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर कह सकते हैं हम। जब मास कांस्टेंट है तो 2m भी कांस्टेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को हम P स्क्वायर भी कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर। क्लियर हो गया। और तीसरी चीज, तीसरी कंडीशन, व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट। जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, मींस P इज कांस्टेंट। जब मोमेंटम कांस्टेंट हो तब कंडीशन क्या होगी, तो P कांस्टेंट का मतलब हो गया m इंटू वी कांस्टेंट। समझ में, m इंटू वी कांस्टेंट, m इंटू वी कांस्टेंट। ये याद रखिए, ये m इंटू वी कांस्टेंट है, ये m कांस्टेंट या v कांस्टेंट नहीं है, ये m इंटू वी कांस्टेंट है। m इंटू वी कांस्टेंट का मतलब हो गया कि मास भी वेरी कर सकता है इंडिविजुअली, वेलोसिटी भी वेरी कर सकती है इंडिविजुअली, लेकिन मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो वेरी नहीं करेगा। जैसे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। समझ में, तो मास इंटू वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो वेरी नहीं कर रहेगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मास इंटू वेलोसिटी का अगर मल्टीप्लीकेशन वेरी ना करे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने मोमेंटम को कांस्टेंट माना है, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो P स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मींस अगर P कांस्टेंट, P कांस्टेंट हो गया तो P स्क्वायर भी कांस्टेंट, और P स्क्वायर अगर कांस्टेंट तो P स्क्वायर अपॉन 2 भी कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन m। तो कांस्टेंट अगर हम हटाएं तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m आ गया, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ गया। यहां पर आ गया, यहां तक आ गया हम लोगों को। ठीक, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये जरूरी है आपके लिए। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं।
काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। जब कोई मास v वेलोसिटी से मूव करे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आगे आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? कोई मास m, रेफरेंस लाइन का मतलब रेफरेंस लाइन और डेटम लाइन। रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन का मतलब यह हो गया कि इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान रखी है। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी की अकेले की नहीं निकलती। मेरी पोटेंशियल एनर्जी अकेले की नहीं निकल सकती। मैं अगर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं किसी चीज के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करूंगा, और जिस चीज के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करूंगा तो उसको रुका हुआ मान लूंगा। ये बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी जैसा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। क्लियर हो गया कि अगर मुझे अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे किसी एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन में मेरी पोटेंशियल एनर्जी कुछ निकल करके आएगी। अगर किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी पड़ रही है तो मुझे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ेगा, अपने को रेफरेंस पर रखना पड़ेगा, तब पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी सोनली किसी बॉडी की नहीं निकलती, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकलती है। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है? मान करके चलिए कि ये कोई बॉडी है, मास m पर है। ये बॉडी यहां से यहां पे पहुंची मास m पर, ये हाइट हो गई आपकी h। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? U इक्वल्स टू mgh। क्लियर हो गया? U इक्वल्स टू mgh। क्लियर? यही है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद आता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम किसे कहते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पार्ट 1। पहले समझ लीजिए कि कंजर्वेटिव वर्क क्या होता है। कंजर्वेटिव वर्क किसे कहते हैं? कंजर्वेटिव वर्क जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा हो, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या? जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हो। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट पाथ। क्लियर हो गया? अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। चलिए एग्जाम्पल दे ही दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रो फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो गया? दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो गया? ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? यहां तक क्लियर हो गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जिसमें वो फोर्स, वो वर्क, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मान लीजिए, नॉन कंजर्वेटिव वर्क। नॉन कंजर्वेटिव वर्क वो वर्क होता है जिसमें जो फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस वर्क को कराने के लिए, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ओनली ऑन पाथ, नॉट पोजीशन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स और
विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स हो सकता है। विस्कस फोर्स आप जानते हैं, और फोर्स जो वो फोर्स जो फ्लूइड लेयर्स के बीच में लगता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है ना कि पॉइंट पे। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स होता है जो पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देख करके बताता हूं और अच्छे से। इसको आप चाहिए तो नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। आई गेस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग ने आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्लियर हो गया? तो ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको देकर के बताऊं। जैसे मान करके चलिए कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है। क्लियर हो गया? इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है मास m का। ये mg नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, ये थीटा है। ये क्या हो गया? mg cos थीटा। ये क्या हो गया? mg sin थीटा। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। ठीक, ये मान करके चलिए पोजीशन O A B। मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं करवाने वाला क्योंकि इसका डेरिवेशन यूज नहीं है, बस मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। कंजर्वेटिव वर्क जैसे मान करके चलिए कि अगर पोजीशन 1 से पोजीशन O से पोजीशन A पर जाना है तो हमारे पास कितने रास्ते हैं इस इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से देखा जाए तो एक रास्ता तो हमारा ये है, एक रास्ता हमारा ये है और ये है। तो वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? ऑब्वियसली वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी जाए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी जाए तो W इज इक्वल्स टू वर्क अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो अगर हम O से A पर लेकर के जा रहे हैं बॉडी को, इनिशियल पोजीशन हमारी O है, फाइनल पोजीशन हमारी A है। O से A पर बॉडी को लेकर के जा रहे हैं, ठीक। तो हम कैसे लेकर के जा सकते हैं? O से A पर भी लेकर के जा सकते हैं और कैसे लेकर के जा सकते हैं? O से B एंड B टू A, ऐसे भी लेकर के जा सकते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां। तो अगर वर्क अंडर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स इस ड्यूरेशन में, इस जर्नी में ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में जो वर्क होगा वो वर्क कंजर्वेटिव होगा, तो उसकी वो हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया? वर्क O टू A इज इक्वल टू वर्क O टू B प्लस वर्क B टू A। आप अगर ध्यान दें तो वर्क O टू B ये जीरो होगा क्योंकि mg नीचे के डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये जीरो वर्क हो गया, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन B टू A और O टू A जो वर्क होगा, समझे, B टू A और O टू A जो वर्क होगा वो सेम निकल करके आता है। ये वर्क अंडर कंजर्वेटिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर इसी सिचुएशन में हम नॉन कंजर्वेटिव वर्क की बात करें, वर्क अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वर्क अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स लेकर के चलते हैं। बॉडी को अगर हम ऊपर डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अब मतलब ऑब्वियसली मोशन के अगेंस्ट भी, ये अगेंस्ट ही लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये हो गया एक फ्रिक्शनल। तो उस कंडीशन की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में वर्क अंडर O टू A इज डिफरेंट वर्क अंडर O टू B एंड इज डिफरेंट वर्क अंडर B टू A। समझ में? क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करने लगेगा। O से A का पाथ, O से B का पाथ, B से A का पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करने लगेगा, ठीक। तो ये तीनों वर्क अलग अलग होंगे, ठीक। तो ये आप देख करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली कि वर्क अंडर O टू A, वर्क अंडर O टू B और वर्क अंडर B टू A तीनों डिफरेंट होंगे। और तीनों डिफरेंट होंगे क्यों? क्योंकि इनके पाथ अलग अलग हैं। इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि अगर कंजर्वेटिव वर्क की बात करी जाए
मान करके चलिए कि पॉइंट ए है, ये दे रखा है, पॉइंट बी ये दे रखा है, हमको यहां से यहां तक जाने के कई सारे रास्ते हैं, कई सारे रास्ते होंगे यहां से यहां तक जाने के। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंडर में ये वर्क हो रहा है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंडर में ये वर्क हो रहा है, तो हम चाहे पाथ हम कोई सा भी लें, वर्क हमेशा सेम होगा, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, जिसकी इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है बी। बट अगर नॉन कंजर्वेटिव की बात करी जाए तो यही वर्क अलग अलग हो जाएगा अलग अलग पाथ के लिए, क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ये चीज आपकी हो गई। आई गेस जितने न्यूमेरिकल्स आज मैं लेकर के आया हूं उतने में आपका यहां तक का सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, क्योंकि काफी थ्योरी हो गई, आगे की थ्योरी हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर हो गया? सही है। इफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ, इफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F, a body is displaced by S vector, then the work done is given by F vector dot S vector. Clear? ये सही तभी होगा जब फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फोर्स हो, कांस्टेंट फोर्स हो। ठीक, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल F ds वेक्टर। क्लियर हो गया? उस कंडीशन में होगा ये, जब फोर्स वेरिएबल। फोर्स वेरिएबल का होने का मतलब क्या होगा? फोर्स जो हो वो फंक्शन हो डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स फंक्शन हो किसका? डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा हो, ठीक है, पोजीशन के साथ वेरी कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, तो हम ये क्या कहेंगे कि इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर हो गया? तीसरे पर चलते हैं। वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी निगेटिव ओनली, वर्क कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव ओनली। ऑब्वियसली ये कौन सा सही होगा? ऑब्वियसली ये वर्क कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव ओनली। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोगों ने अभी देखा। चौथा, वर्क इज डन ओनली व्हेन अप्लाइड फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, अप्लाइड फोर्स इज जनरेट्स मोशन, अप्लाइड फोर्स इज नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज अप्लाइड। वो फोर्स जो जनरेट कर सके मोशन को, वो फोर्स जो जनरेट कर सके मोशन को, उसी में ये वर्क डन जो होगा वो हमको दिखेगा। अगर जरूरी नहीं कि फोर्स लग रहा है तो वर्क हो ही रहा हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भाई फोर्स लगे और वर्क ना हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही ना हो रहा हो फोर्स लगने की वजह से। ठीक, तो फोर्स लगना जरूरी नहीं है, अप्लाइड फोर्स का स्ट्रांग होना भी जरूरी नहीं, चाहे फोर्स चाहे जैसा भी हो, लेकिन उस फोर्स की वजह से, नेट फोर्स की वजह से हमको कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट मिलता हो, तो हम ये कह सकते हैं उसके कंडीशन में कि वर्क हुआ है। तो ये क्या, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसको मार्क कर लीजिए, ऑप्शन बी सही होगा इसका। In order to do work, force must act an angle to the displacement. Force may not act along the same direction as the displacement. Must act along, in order to do work. ठीक, must act along the direction of displacement. Must act along normal to the direction of displacement. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? फोर्स मस्ट एक्ट एंड, जरूरी नहीं भाई किसी एंगल पर हो, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। फोर्स किसी फोर्स ऑब्लिक भी हो सकता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग यहीं से करी थी कि ऑब्लिक फोर्स लग रहा है। फोर्स में नॉट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन एज द डिस्प्लेसमेंट, ये भी हो सकता है कि फोर्स उस डायरेक्शन में ना लग रहा हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो बाई फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर हो गया? फोर्स मस्ट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही नहीं है। ठीक, मस्ट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन, हाँ ये सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका जो है वो सही है। ठीक, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में जब लगेगा तो वेट हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगता है। डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा हो, वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कोई वर्क नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन सी सही है इसका। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं।
व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या? तो इसका क्या होगा? वर्क डन इज, बताइए ऑब्ट्यूज का मतलब क्या? When the angle between the force vector and displacement, the displacement vector is obtuse, the work done is, भाई obtuse कितना होगा? लेस देन 0 होगा, तो cos 0 नेगेटिव। क्लियर हो गया? सही है। Given that W is equals to Fs is equals to 0, F is not equal to 0, S is not equal to 0, then F dot S is equals to 0, तो F is perpendicular to S, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है इसका। When the person lift होगा यहाँ पर, when the person lift a body from the ground, work done by a lifting force is, जिस डायरेक्शन, जैसे मान करके चलिए यही है पेन, क्या बोल रहे हैं? When a person lift a body, lifts नहीं है, ये लिफ्ट है, lift a body from the ground, वर्क डन बाय अ लिफ्टिंग फोर्सेस, वर्क डन बाय अ लिफ्टिंग फोर्स, मतलब ये फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? इन द क्वेश्चन 7, वर्क डन बाय अ डाउनवर्ड फोर्स F ग्रेविटी इज, अब भाई जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में mg लग रहा है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये वैल्यू हो गई नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी में ये सब डिस्कस किया हुआ है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आई गेस। व्हेन अ बॉडी इज पुल्ड ऑन अ फिक्स्ड सरफेस, द वर्क डन बाय अ पुलिंग फोर्स इज पॉजिटिव, भाई ऑब्वियसली। इन क्वेश्चन 9, वर्क डन बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव, भाई जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये नेगेटिव। इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अनदर बॉडी एंड इज मूविंग विद इट, then work done by a frictional force on the upper body relative to the lower body, ठीक। if a body is placed on another body and is moving with it, उसके साथ ही चल रहा है, तो मतलब कि उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, उसके साथ ही चल रहा है, then work done by a frictional force, जब उसके साथ ही चल रहा है, जब रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो जब फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा तो वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। If a number of force act on a body and the body is in static and dynamic equilibrium, okay, static and dynamic equilibrium, ये क्या होता है? static and dynamic equilibrium, equilibrium क्या होता है? चलिए पहले हम लोग equilibrium के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। equilibrium क्या होता है? equilibrium में ये मान करके चलिए कि नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस की वजह से बॉडी मूव नहीं कर रही है, समझ में? अब इक्विलिब्रियम मैं आपको बता देता हूं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ये। क्लियर हो गया? मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो इसमें 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? मान करके चलिए सर्किल है, इसके अंदर एक कोई मास रखा हुआ है, ठीक। हम अगर इसको मूव कराएं तो वापस पलट करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एक तरीका का रिस्टोरिंग फोर्स है जो इनिशियल पोजीशन में लेकर के आ रहा है, वो हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक सर्किल है, एक अगला इक्विलिब्रियम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि एक कोई बॉडी है, वो इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, एक बॉडी है जो किसी सर्कुलर रिंग के ऊपर रखी हुई है, अगर जरा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये नीचे आ जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके का कोई रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है जो वापस से इसको अपनी इनिशियल पोजीशन पर लेकर के आए। चूंकि इक्विलिब्रियम में इस वजह से है क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर रही है, सारे फोर्सेस इसके ऊपर जो भी लग रहे हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हो गया? तो लेकिन इसमें चूंकि एक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है तो इस वजह से ये अनस्टेबल है, ठीक। एक तीसरा इक्विलिब्रियम होता है जिसको आपको कहा जाता है, फर्स्ट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है आपका
नॉर्मल इक्विलिब्रियम, नॉर्मल इक्विलिब्रियम। नॉर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? बॉडी अगर इस तरीके से रखी हुई है, ठीक, बॉडी इस तरीके से एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखी हुई है, हम इसको मूव करा दिए, बॉडी आगे बढ़ गई, ठीक, वापस से उस पोजीशन पर नहीं आई, क्लियर है, लेकिन बॉडी आगे बढ़ गई, ये हो गया आपका नॉर्मल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम चाहे जैसा भी हो, इक्विलिब्रियम में हम ये मान करके चलते हैं, इक्विलिब्रियम चाहे जैसा भी मान करके क्या चलते हैं, होता ही ऐसा है कि इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम अगर बॉडी है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो नॉर्मल इक्विलिब्रियम, नॉर्मल इक्विलिब्रियम, चाहे किसी भी तरीके का इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम है तो मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा। तो अब क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी अंडर द बॉडी इन स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम व स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, देन वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स मस्ट बी जीरो, नेट वर्क डन इज पॉजिटिव, नेट वर्क डन इज नेगेटिव, नेट वर्क डन इज जीरो। नेट वर्क डन कितना होगा भाई? कोई वर्क ही नहीं करा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक, तो स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर हो गया। तो चाहे वर्क किसी भी तरीके का हो रहा हो, चाहे वर्क कैसा भी हो रहा हो, ठीक, बॉडी अगर मोशन में नहीं है, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम है तो बॉडी मोशन में नहीं होगी, बॉडी मोशन में नहीं है तो नेट वर्क डन इज जीरो, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि नेट वर्क डन के लिए हमको क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए ना, नेट फोर्स तो है ही नहीं क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है। 13 14th, if a body from rest to height h and the body is in static equilibrium, then net work done is positive, positive ही होगा। If a body is moving in a horizontal rough road and the body is in dynamic equilibrium, then net work done is dynamic equilibrium, work done zero. A man pushes a ball and fails to displace it, he does a zero work, negative work, positive work, but a maximum work, no work at all, zero work. A weightlifter lifts a weight off the ground and holds it up. Work is done in a lifting as well as holding the weight. नहीं, work is done in both lifting and both work is done lifting as well as holding the weight. Work is done both lifting and holding the weight. Work is done in lifting the weight, but no work is required to holding it up. हाँ सही है, ऑप्शन सी। When a body moves in a circular path, no work is done by the force, since there is no net force, there is no displacement, force is always away. When a body moves in a circular path, no work is done by the force, since force and the displacement are in perpendicular to each other. Option D. भाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए अगर इसी की बात करें तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मान करके चलिए बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन सेंटर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट जो होता है हमेशा सर्किल के रेडियस के, सर्किल का जो टेंजेंट होता है वो सर्किल के रेडियस से हमेशा 90 डिग्री पर होता है, तो ये 90 डिग्री पर होगा, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ये किसका डायरेक्शन हो गया? सेंट्रिपिटल फोर्स का, सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये किसका डायरेक्ट, ये क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रिपिटल फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0, तो फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हो गया? 90 सॉरी 90 18, ठीक है। A porter carrying a suitcase in his head moves from the rest to the horizontal road to another point. The finally is at rest. Then he does a zero work. कोई वर्क नहीं कर रहा है। वेट का डायरेक्शन, वेट नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, वेट नीचे के डायरेक्शन में वेट नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, पोर्टर वेट को आगे लेकर के जा रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो कोई वर्क नहीं होगा, तो जीरो वर्क।
20, 19. When a body moves in a circle, the work is done by the centripetal force is always, भाई आप जानते ही हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, तो वर्क डन क्या होगा? 0. When the bob of simple pendulum swings, the work done by a tension. अब सिंपल पेंडुलम में क्या होता है देखिए, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। mg नीचे का डायरेक्शन, ठीक। सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरीके से मूव करेगा टू एंड फ्रो, ठीक। क्लियर हो गया? mg नीचे के डायरेक्शन में, t इस तरफ, और मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं, तो टेंशन की वजह से कोई वर्क नहीं जनरेट होगा, 0। ठीक है, 21, 22, 22. In case of motion of a charged particle in a magnetic field, the work is done by magnetic force is always 0. हमेशा मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस चार्ज की वजह से जनरेट होती है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। तो इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्ट, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होगा। क्लियर हो गया? तो वो, और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स का भी डायरेक्शन 90 डिग्री पर होगा, तो ये दोनों कितना होगा? 0। अगला, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, इफ अ टेंजेंशियल फोर्स also act on a body, tangential force also act on a body in addition of centripetal force, then work done is by both the forces is 0, by both the forces is positive, by centripetal force is 0, but work done by tangential force is not 0. यही सही होगा, ऑप्शन सी। When the force retards the motion of a body, then the work done is, when the force retard the motion of a body, then work done is negative. समझ में? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा ऑलरेडी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तभी तो वो उसको रिटार्ड करेगा। तो मतलब कि मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो 180 - 1, सॉरी। अगला, a man weighing a 50 kgf carries a load of 10 kgf to the top of the building 4 minutes. The work done by a man is 6 × 10⁴ joule. If he carries the same load in 8 minutes, the work done by a man will be. अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप, a man weighing a 50 kgf carries a load of 10 kgf the top of the building in 4 minutes. ठीक, यहां से यहां तक 4 मिनट में पहुंच जाता है। क्लियर? टॉप ऑफ द बिल्डिंग इन 4 minutes. The work done by a 6 × 10⁴ joule. If he carries the same load in 8 minutes, then work done by. If he carries the same load, तो देखिए 50 kgf का वेट है, कैरीज अ लोड ऑफ, अ मैन खुद का वेट उसका 50 kgf है और लोड वो लेकर के चल रहा है 10 kgf का, ठीक। तो टोटल लोड कितना हो गया उस पूरे सिस्टम का? 60 kgf to the top of the building. A man weighing a 50 kgf carries a load of 10 kgf to top of the building in 4 minutes. 4 मिनट में वो चढ़ जाता है। The work done by a man is 6 × 10⁴ joule. किसको लेकर के जाने में? 10 kgf को लेकर के जाने में। समझ में? A man, the work done by a man is 6 × 10⁴ joule. If he carries the same load in 8 minutes, the work done by. If he carries the same load in 8 minutes, P is equals to W/T. ठीक, rate of doing work is called a power. Rate of doing work is power. W is equals to F × D. क्लियर हो गया? अब देखिए कितना क्या चीज हो रहा है।
A man weighing a 50 kgf carries a load of 10 kgf to the top of the building in 4 minutes. 4 मिनट में वो चढ़ा देता है. The work done by a man is 6 into 10 to the power 4 जूल. उस कंडीशन में वो 6 into 10 to the power 4 जूल का वर्क लेता है. कितने मिनट में? 4 मिनट में. 4 मिनट में चढ़ाने में वो 6 into 10 to the power 4, 6 into 10 to the power 4 upon 4 मिनट. क्लियर हो गया? If he carries the same load, if he carries a same load, W is equals to, sorry, इसको यहां पर कैसे कर दिया यार, W is equals to F into D होता है. क्लियर हो गया? F दे रखा है आपका 10 kgf और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा. तो 10 into D upon 4 मिनट इज इक्वल्स टू सेम लोड. सेम लोड को वो, इफ ही कैरीज द सेम लोड इन 8 मिनट्स, ठीक, सेम लोड को वो लेकर के चढ़ता है इन 8 मिनट्स में. क्लियर हो गया? सेम डिस्टेंस पे. क्लियर हो गया? ये कितना जूल का वर्क करता है? 6 into 10 to the power 4 का. इस कंडीशन में 6 into 10 to the power 4 का वर्क करता है. तो यहां से D निकाल लीजिए आप, यहां से D निकाल लीजिए. 6 into 10 to the power 4 is equals to 10 into D upon 4 मिनट. ठीक, यहां से D निकाल लीजिए. इस D को उठा करके यहां पर रख दीजिए, तो उस कंडीशन में आपकी जो पावर है वो निकल करके आ जाएगी. क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन चलते हैं. कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा. क्वेश्चन इस वाले को ट्राई करिएगा, क्वेश्चन काफी अच्छा है. अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ f is equals to cx from x is equals to 0 to x is equals to x1. द वर्क डन बाय द प्रोसेस इज. ठीक है, अब वर्क डन बाय द प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? w is equals to इंटीग्रेशन f dx. मैंने आपको बताया था कि वर्क अंडर वेरिएबल फोर्स. x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इनिशियल 0. x फाइनल की वैल्यू कितनी दे रखी है? x1. ठीक, फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6x. तो 0 to x1 cx into dx. क्लियर हो गया? c बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट है, x स्क्वायर बाई 2 मतलब cx1 स्क्वायर बाई 2, cx1 स्क्वायर बाई 2. क्लियर हो गया? ऑप्शन बी. A force 3i cap plus 4j cap act on a body is displaced by it 3i cap plus 4j cap. The work done by it. तो W is equals to F vector dot D vector. F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3i cap plus 4j cap dot 3i cap plus 4j cap. 3 into 3 9i dot I. 4 into 4 16 j dot j. तो 16 into 9 कितना हो गया? 25 जूल. 25 जूल निकल करके आ गया. ये आंसर सही है. क्लियर? A person hold a bucket of 60 Newton, walks 7 meter along the horizontal path, and then climbs up the vertical distance 5 meter. The work done by the man is. The work done by the man is. A person holds a bucket of 60 न्यूटन. ठीक है, एक आदमी है जो 60 न्यूटन का वेट लेकर के 7 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 60 न्यूटन का वेट को कैरी कर रहा है और वॉक 7 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल. क्लियर हो गया? 60 न्यूटन का वेट जो वो लेकर के अ पर्सन होल्ड अ वेट, मतलब कि वेट का डायरेक्शन कितना हो गया? वेट का डायरेक्शन क्या हो गया? वेट का डायरेक्शन हो गया 60 न्यूटन नीचे के डायरेक्शन में. क्लियर हो गया? और ही वॉक 7 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल. 7 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल वो चलता है. क्लियर हो गया? एंड देन क्लाइम्स अप द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. एंड देन क्लाइम्स अप द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. इसी चीज को वो ऊपर लेकर के चढ़ जाता है. ठीक, क्लियर हो गया? सही है. तो द वर्क डन बाय अ मैन, जितनी देर मैन इसको हॉरिजॉन्टल लेकर के चलेगा उतनी देर कोई वर्क नहीं हो रहा होगा.
जितनी देर वो हॉरिजॉन्टल लेकर के चलेगा उतनी देर किसी भी तरीके का कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वेट नीचे के डायरेक्शन में और मूवमेंट 7 मीटर हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के बीच का हो गया एंगल 90 डिग्री। जिस टाइम पर वो 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, जिस टाइम पर वो 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, उस कंडीशन में वेट उस कंडीशन में भी 90 डिग्री 60 न्यूटन होगा नीचे के डायरेक्शन में, और ये ऊपर के डायरेक्शन में चढ़ रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। देन द वर्क डन बाय अ मैन इज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी लगा दीजिए, भाई माइनस एफ इंटू डी ही होगा। तो F की वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन और D की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, ठीक 5 6 या 30, 300 न्यूटन मीटर। ऑप्शन है निगेटिव आ रहा है बट है तो वर्क। ठीक 27 28 a position depends on F is equals to 7 minus 2x plus 3x square Newton acts along a small body acts along a small body of mass 2 kg, displays it from x is equals to 0 to x is equals to 5 meter. The work done in joule, वर्क डन इन जूल। आपने इस क्वेश्चन में देखे तो फोर्स जो है वो पोजीशन का फंक्शन है, ठीक। मास दे रखा है कितना 2 kg, फोर्स पोजीशन का फंक्शन है, तो 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, क्लियर हो गया, सही है, और 2 kg एंड द डिस्प्लेस इट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 मीटर। देन द वर्क डन इन जूल इज, तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 5 मीटर 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, ठीक, सही है। तो यहां से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 5 के लिए, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि आंसर आपका क्या आ रहा है। ये इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, Two vehicles of 1g and 9g are moving with a equal kinetic energy। अच्छा ठीक है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, वही वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम v2 स्क्वायर, ठीक। अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, क्लियर हो गया, इक्वल काइनेटिक, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम। अच्छा ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो मैं m इंटू वी m1 v1 इंटू v1 लिख सकता हूं, m2 इंटू v2 लिख सकता हूं, ठीक। ये हो गया आपका p1 इंटू v1 और ये हो गया आपका p2 इंटू v2, तो p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, क्लियर हो गया, सही है। P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 30th। If a force F is applied on a body and it moves with a velocity v, the power will be, अच्छा तो देखिए क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इसको इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, ठीक। एवरेज पावर क्या होती है W टोटल अपॉन T टोटल, तो इंस्टेंटेनियस पावर, dW क्या होता है F डॉट dr बाई dt, तो F डॉट dr बाई dt को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो dr बाई dt क्या हो गया V, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो हम और कैसे लिख सकते हैं FV cos थीटा, अगर थीटा आपका F और V के बीच में सेम एंगल हो तो F इंटू V हो जाएगा, ऑप्शन 30, ठीक। तो चलिए हम लोग यहीं पर इसको वाइंड अप करते हैं 30 क्वेश्चन तक। आप इन सारे क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करिएगा, इन क्वेश्चंस की, और फिर हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ।
आप लोग इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करिएगा और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और आपके पास जो भी थ्योरी के लिए या रेफरेंस के लिए जो भी आपके पास बुक्स है उसके क्वेश्चंस आप लगाते रहिएगा, न्यूमेरिकल्स लगाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।